हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 और जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। और इससे पहले ऑलरेडी हम 7 चैप्टर्स डिटेल में कवर कर चुके हैं। सबसे पहले देखो, हमने ये सारे चैप्टर्स पढ़े जो कि आपका पार्ट ए है, बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट ए है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें आपके 6 चैप्टर्स थे, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा था हमने, बिजनेस एथिक्स वाला, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट बी आपका स्टार्ट होता है जिसमें हमने पढ़ना है फाइनेंस एंड ट्रेड। तो उसमें हम 7th चैप्टर कवर कर चुके हैं, यानी कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कहाँ कहाँ से हम फाइनेंस यानी कि फंड्स उठा सकते हैं, यानी कि बिजनेस कहाँ कहाँ से फंड रेज कर सकता है। हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, लाइक आपका इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स फ्रॉम पब्लिक बैंक्स और आपका क्या कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, बहुत सारी चीज़ें थी। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, 7 चैप्टर्स पूरे ही कवर कर लिए। तो आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पर क्लिक करके 7th चैप्टर का भी और पूरी प्लेलिस्ट का भी। तो आप उसमें से कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, सारे चैप्टर्स दोबारा रिवाइज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे हमारे 8th चैप्टर की, जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस या फिर स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। अब बेसिकली इस चैप्टर में देखो अपने को पढ़ना क्या क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और उसका कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड वगैरह। फिर हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फिर हम पढ़ेंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है और क्या क्या वेज हैं टू फंड योर स्टार्टअप। ये 3 जो टॉपिक्स हैं ये हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी जितने भी हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे के फर्दर वीडियोज़ में कवर करेंगे। पर आज के वीडियो में हम सिर्फ ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है और उसका प्रोसेस क्या होता है, साथ ही साथ कैसे कैसे हम किसी भी स्टार्टअप को फंड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग को तो कुछ नहीं जाता, बट इट रियली सपोर्ट्स मी अ लॉट, इट मोटिवेट्स मी टू डू अ लॉट मोर फॉर यू। सो प्लीज़ आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। बेसिकली आप लोग सोचते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है, बट असली में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता क्या है। इट इज़ द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू क्रिएट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब आपकी कोई भी बिजनेस है ना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, उसको ढंग से रन करना, उस सब की एबिलिटी को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कैसे रिस्क से डील कर रहे हो, जो भी अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं उनसे कैसे डील कर रहे हो। मतलब ओवरऑल आपका बिजनेस जो भी चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि आप में कितनी स्किल है एंटरप्रेन्योरशिप की और कैसी स्किल है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल होती है, एक एबिलिटी होती है जो हर किसी में नहीं होती है। नहीं तो सब कोई एंटरप्रेन्योर्स होते, सब अपना बिजनेस खोल के बैठे होते। तो ये स्किल हर किसी में नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है इनबॉर्न होती है कि पैदा से ही होते होते आ जाएगी, नहीं। आप अगर कुछ सीख रहे हो स्किल्स तो हो सकता है आपको सीखते सीखते आ जाए, या फिर किसी किसी में कुछ स्पेशल टैलेंट होता भी है किसी चीज़ का। तो ज़रूरी नहीं है कि पैदा होते ही आए, आप सीख भी सकते हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। किस तरीके से आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, खड़ा कर रहे हो, वो दिखाता है एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल आप में कितनी है, कितनी नहीं है, कैसी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग वंस ओन बिजनेस एज अपोज टू एंगेजिंग इन एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। खुद से अपना बिजनेस खड़ा करना बजाय किसी और के अंडर काम करने के। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो तो ये नहीं करो, किसी के अंडर काम मत करो, पर अपना बिजनेस खुद से खड़ा करो। एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु एस्टैब्लिशेस इट्स ओन बिजनेस। तो जो अपना बिजनेस खुद से खड़ा करता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर, और उस स्किल को, उस एबिलिटी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और फिर इन दोनों का जो मिलके एक प्रोडक्ट निकल के आता है, एक एंटरप्रेन्योर जब अपनी इस एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल को यूज़ कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एंटरप्राइज। क्या बनाएगा, एंटरप्राइज, यानी कि आपकी बिजनेस फॉर्म। ये समझ आया। अब एंटरप्रेन्योरशिप का इम्पोर्टेंस और काइंड ऑफ आप कह लो कि किस किस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है, क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनको क्रिएट करना, एक्सपेंड करना, जैसे कि वगैरह फॉर द अदर टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। अब आप कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो आप खुद तो एम्प्लॉयड हो ही गए,
एम्प्लॉयड एज इन मतलब ये समझ लो आपको खुद तो काम मिल ही गया, आप खुद तो अर्न कर ही रहे हो, पर साथ ही साथ आप और नए 50 लोगों को काम दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, प्रोफेशन दे रहे हो, राइट। एवरी कंट्री वेदर इट्स डेवलप्ड और डेवलपिंग रिक्वायर्स एंटरप्रेन्योर्स। हर कंट्री को ज़रूरत होती है एंटरप्रेन्योर्स की, ठीक है। क्यों ज़रूरत होती है? जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सके, बिजनेस होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, फंड्स इधर से उधर मूव होंगे, हमारी कंट्री ग्रो करेगी, उसकी जीडीपी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें, देखो क्योंकि जो डेवलप्ड है वो तो डेवलप हो गई है, और जो अंडर डेवलप्ड है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। पर जो डेवलपिंग है, यानी कि डेवलप्ड होने वाली हैं, डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रही हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों? जिससे कि वो क्या कर सकें, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट गुड्स को प्रोड्यूस कर सके टू स्टॉप आउट फ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ। मतलब ऐसे गुड्स बनाएं जिनका हम पहले से बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे। अब आप इंडिया में देखो कितनी सारी चीज़ें बैन हो गई हैं जो पहले चाइना, जापान और यूएस से आती थी, ठीक है, बैन हो गई हैं एज इन मतलब उनका इंपोर्ट हमने बंद कर दिया है, सरकार ने बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब हम खुद ही बना रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी कंट्री की वेल्थ बढ़ेगी, हमारी कंट्री की वेल्थ बाहर नहीं जाएगी। हम बाहर पैसा मतलब खर्च कर रहे थे, उनको दे रहे थे उससे खरीदने के बदले, है ना। तो अब वो सब बाहर नहीं जाएगा, हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स प्रमोट होंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी, ये सब होगा। तो उसमें ये फ़ायदा है। प्रोड्यूस मोर एंड मोर कंज्यूमर गुड्स टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ दीज गुड्स लोकली। अब लोगों की डिमांड बढ़ रही है तो बाहर से इम्पोर्ट करने की बजाय हम खुद ही बनाएं, राइट। प्रोड्यूस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, और बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए भी, इंपोर्ट करने के लिए मत बनाओ, मतलब इंपोर्ट मत करो, एक्सपोर्ट करने के लिए बनाओ, जिससे कि हम और 4 पैसे कमा सके, टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज। तो ये सारे इंपॉर्टेंस काइंड ऑफ है एंटरप्रेन्योरशिप का। फिर अब आता है इसका नीड क्या है। देखो ज़रूरत क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की। सबसे पहला कि ये है लाइफ लाइन, इट इज़ लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। लाइफ लाइन क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि भाई डेवलपमेंट अगर करना है, हमारी कंट्री का डेवलप करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल। हर नेशन ट्राई करता है कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स उसके यहाँ बने, ठीक है। तो ये क्या है, लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन है। प्रोवाइड्स इनोवेशन, इसमें इनोवेशन भी आ जाता है। आप नई टेक्नोलॉजी बना रहे हो, आप कोई नई आपने ट्रिक्स देखी, आप कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट किया, आपने कोई भी चीज़ हो सकती है, नए आइडियाज़ आपके पास आए, तो इनोवेशन को ही प्रमोट करता है। ग्रोथ होती है इकोनॉमी की जब हमारी कंट्री, उसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग कमाएंगे, खर्च करेंगे, मतलब सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी ग्रो करने वाली है। फिर इसके बाद आता है इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। एंटरप्रेन्योर हमेशा क्या चाहता है कि वो उसकी कम से कम कॉस्ट आए एंड गेट द रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, रिसोर्स का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, जिससे कि प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो, उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हो। फिर आता है सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स तो बहुत हैं ही, ये तो हमने देख ही लिया। क्योंकि देखो एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन वाली चीज़ भी आती है। अब आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो, ठीक है, अब नई टेक्नोलॉजी लाओगे, ऑब्वियसली उससे कॉस्ट कम लगेगी, लोगों का पैसा बचेगा, आपके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे अपने ही बिजनेस में, लोगों को और रोज़गार दे पाओगे, सोशल बेनिफिट्स हो रहे हैं, उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पाओगे, और साथ ही साथ आप कुछ बैकवर्ड और जो हमारे लोअर सेक्शंस होते हैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। ओवरऑल आप सबके लिए बढ़िया कर रहे हो, सोसाइटी के लिए बढ़िया कर रहे हो, हमारे नेशन के लिए बढ़िया कर रहे हो। तो सोशल बेनिफिट्स बहुत है, नेशनल बेनिफिट्स बहुत है, और पर्सनल लेवल पर तो बेनिफिट्स हैं ही हैं, ओके। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जस्ट मैंने भी बताया कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले अडेप्टेबिलिटी, फिर है लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, अडेप्टेबिलिटी 2 बार आ चुका है, रिस्क टेकर, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारे पास अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या है? अडेप्ट करना इज इन आप कोई इन्वायरमेंट है उसमें खुद को ढालना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमने पढ़ा है ना, ये चैप्टर पढ़ा था, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता है, कभी भी स्टैटिक नहीं रहता। कभी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, कभी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, और बाकी जो भी इन्वायरमेंट है हमारा सोशल इन्वायरमेंट सब चेंज होता रहता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो इस तरीके से अपने आइडिया को डेवलप करे और आगे ग्रो करे, अपने एंटरप्राइज को इस तरीके से ग्रो करे कि वो हर चीज़ में सक्सेसफुल हो, ठीक है।
मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए उसको क्या करना है, इन्वायरमेंट को क्लोजली एनालाइज करना है और जितने भी पोटेंशियल चेंजेस है उनमें खुद को अडेप्ट करना है और फिर निखर के आना है, यही तो होता है। तो उसको हर चीज़ में आगे बढ़ना है। फिर आता है नेक्स्ट सिस्टमैटिक एक्टिविटी। ये क्या है, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी। सिस्टमैटिक मतलब अब देखो ऐसे नहीं है कि कोई भी दिमाग में आइडिया आया हमने ये कर लिया वो कर लिया, नो, सारी चीज़ें सिस्टम से चलती हैं यहाँ पे। कैसे, ये कोई सिर्फ गिफ्ट या चार्म नहीं है जो कि बाय चांस हो जाता है कि भाई हमारा तो गॉड गिफ्ट है, ऐसा नहीं है। इसमें सारी चीज़ें सिस्टमैटिक होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं और एक डेलिबरेट एक्टिविटी है, खुद से करने वाली, इनवॉलेंटरीली नहीं है। ये हम क्या कर रहे हैं, डेलिबरेटली कर रहे हैं। सर्टेन टेम्परामेंट, स्किल्स, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट्स कैन बी एक्वायर्ड, लर्नड एंड डेवलप थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन की तरह थ्रू आप ये स्किल्स सीख सकते हो, आप कुछ मतलब क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर कर सकते हो। जैसे कि क्या होता है, लोग MBA करते हैं, BBA करते हैं, उसमें ये सारी स्किल्स सिखाई जाती है एंटरप्रेन्योरशिप वाली। तो ये सब सीख करके MBA के बाद देखा ना, लोग अपना खुद से एक अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, ये वो, उनके पास आइडियाज़ भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एवं ही कहीं से आ गया, सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। अब देखो लॉफुल क्यों है, सबसे पहले तो पर्पसफुल क्यों है। पर्पसफुल इसलिए है क्योंकि एक हमारा पर्पस है। एवं ही नहीं हम अपना कोई भी स्टार्टअप खोल करके बैठ गए हैं, कोई अपनी दुकान या कोई भी बिजनेस खोल के बैठ गए, हमारा पर्पस है। और पर्पस क्या है, हमको चाहिए प्रॉफिट्स। और इससे सिर्फ हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होता, बहुत सारे लोगों का पर्पस फुलफिल होता है। लोगों को रोज़गार मिल रहा है, उनकी इनकम बढ़ रही है, वो नई जगह काम कर रहे हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ये सारा पर्पस है। लॉफुल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, लॉज के थ्रू आप एंटर करते हो। ऐसे ही नहीं है आपके दिमाग में आइडिया आया, आपने फटाफट से दुकान खोली, नई टेक्नोलॉजी लगाई, लोग खींचे चले आ रहे हैं, नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें लॉ के थ्रू आप एंटर करोगे इस दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में। आपको रजिस्टर करवानी पड़ेगी अपनी फर्म, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक काइंड ऑफ ये कह लो लीगल बिजनेस है, ठीक है। गोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ टू कंडक्ट अ लीगल बिजनेस। तो ये लीगल बिजनेस होता है, ठीक है। लॉफुल है, पर्पसफुल है। क्यों है लॉफुल और पर्पसफुल, दोनों मैंने बता दिया। फिर आता है इनोवेशन। इनोवेशन तो देखो होता ही है, इनोवेशन एज इन मतलब आप कह लो कि काफ़ी क्रिएटिव होना चाहिए, कि कम से कम कॉस्ट लगे, कम से कम रिसोर्सेज लगे, कम से कम एफर्ट्स लगे, कम से कम टाइम लगे और मैक्सिमम आउटपुट मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट्स हम अर्न करें। ये सारी चीज़ें, हम सारी चीज़ें बेटर कर सकें, चीपर, सस्ते तरीके से कर सकें, जल्दी से जल्दी फास्टर कर सकें, एंड इन करेंट कॉन्टेक्स्ट इन द लीस्ट हार्मफुल वे। ऐसी चीज़ें जो हम लीस्ट हार्मफुल वे में करें, क्योंकि हमारे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को आजकल बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो क्यों ज़्यादा ट्रेंड में हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब हार्म नहीं कर रहे, प्रोटेक्ट एज इन हार्म नहीं कर रहे हैं। जो हमारे CNG और ये जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, ये हार्म करते हैं, भाई ऐसी गैसेस फेंकते हैं जिससे हमको ही हार्म हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और चीपर हो, फास्टर हो, ये सारी चीज़ें हमने याद रखनी है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक और 2 पॉइंट्स और रह गए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ प्रोड्यूस ही करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक आपका जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्शन विच इंटेल्स द क्रिएशन ऑफ फॉर्म, प्लेस, टाइम एंड पर्सनल यूटिलिटी जनरली रिक्वायर्स द कंबाइंड यूज ऑफ वेरियस प्रोडक्शन फैक्टर्स सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी इन रिस्पॉन्स टू अ परसीव्ड business opportunity. The entrepreneur mobilizes these resources into a productive enterprises और firm. तो बेसिकली प्रोडक्शन जो है ना, उसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आपके जितने भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आप यूज़ कर रहे हो, उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से काम करना, उनको उनकी जो रिसोर्सेज है कहाँ से लेकर आने हैं, लोकेशन क्या है, अवेलेबिलिटी कितनी है, कितनी नहीं है, मतलब हर चीज़ बेस्ट वे में करना। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ रिस्क टेकर। रिस्क तो होता ही है, रिस्क हर चीज़ में। नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अब जैसे एक नई मूवी आई है, नई तो नहीं आई है, मतलब 1 महीना हो गया होगा मैंने देख ली, हॉटस्टार पे, तुमसे ना हो पाएगा, वो ज़रूर देखना। उसमें वो क्या करता है, बंदा अपना जॉब छोड़ करके, मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अंडर प्रेशर काम कर रहा है किसी के, दिन रात लगे पड़े हैं, अपने के लिए टाइम नहीं, अपने घर वालों के लिए टाइम नहीं है, तो वो अपना छोड़ करके, उसको एक आइडिया आता है इंस्टेंटली, वो घर पर बैठा होता है, खाना खा रहा, तो उसने देखा मम्मी के हाथ का खाना, तो वो मतलब अपना टिफ़िन सेंटर वगैरह काइंड ऑफ स्टार्ट करता है, बहुत सही।
बहुत सही। तो बहुत सारी चीज़ होती है, रिस्क लेना पड़ता है। तो रिस्क एक कॉमन फैक्टर है सारे ही बिजनेस में और स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो रिस्क लेने की आप में इच्छा होनी चाहिए, एक पार होनी चाहिए, एक विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको याद रखना है। हमने क्या क्या पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें तो कम है। हमने पढ़ा अडेप्टेबिलिटी, सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, लॉफुल और पर्पसफुल एक्टिविटी है, इनोवेशन होता है इसमें, और आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, रिस्क टेकर है। अब हमारे पास बात आती है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हमने एंटरप्रेन्योर पढ़ लिया, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लिया, उसके नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस। नीड और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ये था, नीड ये है, और आपकी ये जो ये है, ये वाला जो पॉइंट्स है ना, ये सारे आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये सारे हैं आपके इम्पॉर्टेंस कि क्यों क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो कोई बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या बन रहा है या फिर अपना डेवलपमेंट कर रहा है, तो कैसे होएगा, उसके भी कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप है सेल्फ डिस्कवरी, फिर है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आर आइडेंटिफाइड, फिर इवैल्यूएशन करते हैं हम। देखो, सबसे पहले हम सेल्फ डिस्कवरी करेंगे कि हम करना किसका चाहते हैं, मतलब सेल्फ डिस्कवरी एज इन हम, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कितने फंड्स हैं, ये सारी चीज़ें अपने बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, हम कहाँ कहाँ बिज़नेस, किस किस चीज़ का बिज़नेस कर सकते हैं, आइडियाज़ सोचेंगे, बिज़नेस आइडियाज़। फिर जितने भी बिज़नेस आइडियाज़ हैं, मतलब 5 बिज़नेस आइडियाज़ हैं, उन सब का इवैल्यूएशन करो। इवैल्यूएशन में मतलब किसके सबसे ज़्यादा प्रॉज हैं, किसके सबसे ज़्यादा कॉन्स हैं, किस में सबसे ज़्यादा नेगेटिव्स हैं, किस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स होंगे, मतलब फ़ायदे होंगे, ऑब्वियसली हम वही चुनेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है उसे टाटा बाय बाय ख़त्म कर दो। फिर सबसे ज़्यादा जिसमें फ़ायदे हमने मान लो चुन लिया, फिर हम उसी बिज़नेस आइडिया को, वो जो बेस्ट बिज़नेस आइडिया अपन ने सेलेक्ट किया है ना, सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाला, उसका थोड़ा सा असेसमेंट करेंगे कि अब हमने ये बिज़नेस आइडिया सेलेक्ट कर लिया, इसमें कितना कॉस्ट लगेगा, हमको कितना रेवेन्यू अर्न होगा, मुझे कितने लोग चाहिए, मुझे कितना सेटअप चाहिए, कहाँ लोकेशन, रिसोर्सेज, सब कुछ, एवरीथिंग। फिर हम स्टार्टअप कैपिटल रेज करेंगे, मतलब पैसा तो चाहिए होगा, फंड्स। अब उसके आगे बहुत सारे तरीके कहाँ से पैसा उठाना है वो सब हम आगे पढ़ेंगे, पर हमें पैसा इकट्ठा करना है क्योंकि पैसा तो चाहिए होगा किसी ना किसी में। फिर बिजनेस वेंचर को लॉन्च किया जाता है, फिर उसकी आगे ग्रोथ की जाती है, फिर हम उसको और हार्वेस्ट करते हैं। इन्हीं को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले देखो, एंटरप्रेन्योर अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखता है कि भाई वो कहाँ खड़ा है, वो क्या करना चाहता है, वो कितना कर सकता है, किस फील्ड में कर सकता है, किस फील्ड में आपको अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको सबको आइडेंटिफाई करेगा और मतलब देखेगा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कि लोगों की अनसेटिस्फाइड नीड्स और वांट्स फुलफिल हो जाए। फिर वो सारी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करेगा, ठीक है, बेस्ट आइडिया चूज़ करेगा उनमें से, और फिर जो वो बेस्ट आइडिया उसने चूज़ किया उन सबको क्या करेगा, ये मैंने, अच्छा वही हो गया, ये इसे कट कर देना, ये मैं एडिट कर दूंगी, ठीक है। तो असेसमेंट में बेसिकली क्या है, असेसमेंट में ये है जो भी आपका बेस्ट आइडिया आपने चूज़ किया है उसके सारे सारे एस्पेक्ट्स आप राइट डाउन करोगे कि कितना कॉस्ट, रिसोर्सेज, फंड्स, ये सारी चीज़ें, लेबर वगैरह लगेगा। फिर आता है रेज अप कैपिटल। अब हमने क्या कर लिया, बेस्ट आइडिया चूज़ कर लिया, उसकी सारी चीज़ें हो गई, अब हमको चाहिए कैपिटल, यानी कि अपने को चाहिए पैसा। फिर हम क्या करेंगे, बिजनेस वेंचर को लॉन्च करेंगे, उससे रिलेटेड सारी नेसेसरी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करेंगे। फिर फॉस्टर ग्रोथ, इसमें हम नए नए और आइडियाज़ डेवलप करते हैं, मतलब हम कैसे टेक्नोलॉजी और नई यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये वो। और साथ ही साथ उसके बाद हम अपने बिज़नेस को हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट मतलब आगे और ग्रो करना। तो ये हो गया आपका क्या, बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के स्टेप्स। अब फटाफट से पीछे मत जाना, वीडियो को बैक मत करना, खुद से दोबारा से रिमाइंड करो कि क्या क्या स्टेप्स थे, मैंने क्या क्या बताए थे, हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्फ डिस्कवरी या फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसके बाद हम बहुत सारी आइडेंटिफाई करेंगे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को, पहले सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, उन सब को फिर हम इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करके हमने बेस्ट वाली चूज़ कर ली, उसका हम करेंगे असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट कर लिया, बेस्ट चूज़ हो गई, फिर हम फंड लेकर के आएंगे, यानी कि स्टार्टअप कैपिटल बेसिकली। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्टअप कैपिटल ले आए, उसके बाद अपने को करना है, हाँ, वेंचर को लॉन्च करना है, फिर हमको ग्रोथ करनी है अपने मतलब उसकी बिज़नेस की, और फिर हमको उसको क्या करना है, हार्वेस्ट करना है। तो ये कितने 8 स्टेप्स हैं जो आपको बाय हार्ट याद रखने हैं। किसके स्टेप्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसे मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। अब फटाफट से दोबारा से आप खुद से दिमाग में सोचना, ये 8 पॉइंट्स वीडियो पॉज करके आंख बंद करके दोबारा सोचो। नहीं हो रहा है तो 4 बार सोचो, जब तक पूरे 8 पॉइंट्स मतलब एक ही ऑर्डर में आप नहीं बोल लेते, याद करते रहो, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम की। स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है? अब देखो, स्टार्टअप मतलब आपको समझ आ गया, पर स्टार्टअप इंडिया स्कीम बेसिकली क्या है? देखो, मोदी जी ने क्या किया था, मोदी जी ने नहीं, एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसने क्या किया कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए ना स्कीम लॉन्च की है, राइट। स्कीम लॉन्च की, बहुत सारी स्कीम्स है। तो स्टार्टअप बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखो, स्टार्टअप क्या है? ये एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर है विच इज़ टिपिकली अ न्यूली एमर्ज्ड बिजनेस। एक नया नया पैदा हुआ बिजनेस है, ये नहीं कि 10 साल पुराना है, ना ना ना, न्यूली emerged बिजनेस है विच एम्स टू मीट अ मार्केट प्लेस नीड बाय डेवलपिंग अ वायबल बिजनेस मॉडल अराउंड अ प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बना के, कोई प्रोसेस बना के, कोई सर्विस प्रोवाइड करके, कोई नया प्लेटफॉर्म बना के वो क्या कर रहा है, एक उसने अपना बिजनेस मॉडल बनाया जो कि क्या करेगा, एक मार्केट प्लेस की ज़रूरत को टारगेट कर रहा है, और वो एक न्यूली emerged बिजनेस है। जैसे अब क्या है, फूड ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हम ऑर्डर कर लेते हैं। जब ये नहीं था, जब पहला ही कोई ऐप आया था, मतलब पहला मुझे याद नहीं आ रहा, पर जोमेटो और स्विगी से भी पहले मैं जिससे ऑर्डर किया करती थी जब मैं 12th में थी और कॉलेज 12th में थी, तब वो था फूड पांडा, अगर आपको किसी को भी पता हो तो ये आइडिया दिमाग में आया कैसे किसी के, उसने देखा कि यार मैं ना एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जिससे कि लोगों की ये ज़रूरत पूरी हो जाए। लोगों को रात को अगर 12 बजे भूख लग रही है तो उनको जाना ना पड़े कहीं, क्योंकि रात को तो यार सब बंद हो जाता है, और नहीं भी होता है तो ऐसे अकेले कौन कहाँ जाएगा, कोई बहुत बेकार जगह रहता है या जो भी है। तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो कि क्या करे, घर घर जाके डिलीवरी कर सके, ऑर्डर ले सके। तो उसके दिमाग में आया ये आइडिया। उसने क्या सोचा कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जिससे कि क्या करें, हम लोगों के घर तक खाना पहुंचा सकें। तो उसने एक लोगों की ज़रूरत को देखा, उसने एक मार्केट प्लेस टारगेट किया, और फिर उसने एक नया अपना बिजनेस मॉडल बनाया, और इस तरीके से वो न्यूली एमर्ज्ड बिजनेस बन गया। तो यही होता है एंटरप्रेन्योरशिप, यही होता है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप बेसिकली क्या है, is an entrepreneurial venture which is typically a newly emerged business that claims या फिर that aims to meet a marketplace need by developing a viable business model around a product, service, platform, etc. अब देखो, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो याद रखनी है, और ये आपको बाय हार्ट याद करनी है। ये नहीं एक वर्ड भी इधर उधर हो जाएगा, नो नो नो, ये नहीं चलेगा। तो ये स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले एज ऑफ द कंपनी, एज ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ शुड नॉट एग्जिस्ट, ओके, यहाँ पे इसके पहले आएगा एज ऑफ द कंपनी टिल द डेट ऑफ, हाँ, एज ऑफ द कंपनी, नहीं टिल नहीं, एक्चुअली वही मैं सोच रही हूँ, एज ऑफ द कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन। मतलब देखो, कोई कंपनी बनी 2010 में, ठीक है, 2010 में बनी, अब वो 10 साल तक स्टार्टअप कहलाएगी, ठीक है, शुड नॉट एक्सीड 10 ईयर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ईयर्स, तो 10 साल तक वो स्टार्टअप कहलाएगी। 10 साल एक्सीड कर गई फिर वो स्टार्टअप नहीं रहेगी, ठीक है। फिर जैसे हम होता है ना 18 ईयर्स तक हम एडोलेसेंट बोलते हैं, उसके बाद हम अडल्ट हो जाते हैं, तो 10 साल तक ये स्टार्टअप कहलाएगी, उसके बाद नहीं कहलाएगी। फिर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड और अ पार्टनरशिप फॉर्म और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया। 3 फॉर्म्स मैंने बताई, कौन कौन सी, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, और पार्टनरशिप फॉर्म। 3 है, कौन सी, प्राइवेट फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, और प्राइवेट पार्टनरशिप में भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फिर उसके बाद आता है टर्नओवर ऑफ द एंटिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स, फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स सिंस द कॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट एक्सीडेड 100 रुपीज़ करोड़। मतलब उसका जो एनुअल टर्नओवर है, साल के पूरे का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो 100 करोड़ से ज़्यादा होगी तो फिर तो बड़ी कंपनी होगी ना, वो स्टार्टअप कहाँ रहेगा। स्टार्टअप मतलब बच्चा,
तो 10 साल तक का वो बच्चा है, 100 करोड़ से कम कमा रहा है, एनुअल टर्नओवर उसका 100 करोड़ से कम है, तो वो बच्चा है। और वो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होना चाहिए। और साथ ही साथ वो क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो टुवर्ड्स इनोवेशन। ये तो हमने बताया है कि भाई स्टार्टअप की ये एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक है, तो इनोवेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें, विद अ हाई पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्या हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इसे मैं कर देती हूँ रब, और एक सेकेंड, एज ऑफ द कंपनी, हाँ ठीक है। तो अब हम समझते हैं, तो बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसकी 10 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, या फिर ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, शुड नॉट एक्सीड ₹10 करोड़, क्या 10 10 नहीं 100, कुछ शुड नॉट एक्सीड ₹100 करोड़। तो 100 करोड़ से ज़्यादा क्या नहीं एक्सीड करना चाहिए, उसका एनुअल टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर का। ओके, साथ ही साथ वो इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की तरफ काम कर रही हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रही हो, वेल्थ क्रिएशन, ये सारी चीज़ें कर रही हो। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, ये जो एंटिटी बनी है, अब देखो हो सकता है 2010 में जब ये बनी थी तो किसी और कंपनी से अलग होके बनी हो, तो वो नहीं मानी जाएगी, नई नई पैदा हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी को इधर से उधर गोद दे दिया, नो। ये क्या होना चाहिए, एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप। ये नहीं कि दोबारा किसी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कर दिया या फिर इससे अलग कर दिया, वो सोचे अभी ये तो अभी नहीं बनी है अलग होके, नहीं, ये स्टार्टअप नहीं माना जाएगा, खुद से बनी हो, ठीक है। साथ ही साथ जैसे ही उसके 10 ईयर पूरे हो गए, या फिर एक और चीज़ है, एक और मिस्टेक हो गई है मुझसे, हाँ, जैसे ही उसके क्या हुआ 10 ईयर पूरे हो गए, या फिर क्या हुआ 10 ईयर पूरे हो गए, या फिर 100 करोड़ उसने एक्सीड कर दिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगी। तो स्टार्टअप कब कहलाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कब कहलाएगी, या तो 10 साल मतलब 10 साल तक कहलाएगी, 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा रही है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तो कहलाएगी, और प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिट और आपका पार्टनरशिप फर्म है, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो कहलाएगी। और कब नहीं कहलाएगी वो यहाँ लिखा हुआ है, कब नहीं कहला पाएगी, या तो किसी से अलग हुई हो, स्प्लिट होकर बनी हो, या फिर कंस्ट्रक्शन से बनी हो, या फिर उसने अपने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, या फिर किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, प्रीवियस ईयर का जो उसका टर्नओवर है 100 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गया हो। ये सारी चीज़ें, अब देखो बहुत सारे वीडियोस होंगे, हो सकता है किसी चैनल पे कुछ पुराने वीडियोस हों, उसमें ना ये 100 करोड़ की जगह आपका लिखा होगा 25 करोड़, ठीक है, गलत नहीं है, बट अब वो गलत ही है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, नई गाइडलाइंस आई हैं जिसमें ये बोला गया है कि वो 25 करोड़ नहीं रहा, 100 करोड़ कर दिया है। पहले यही थी शर्त कि 25 करोड़ से ज़्यादा ना बढ़े एनुअल टर्नओवर, अब शर्त यह है कि 100 करोड़ से ज़्यादा ना बढ़े। तो अब ऑब्वियसली अब आप 25 लिखोगे तो गलत ही माना जाएगा ना, तो ये याद रखना है, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोटिंग स्टार्टअप। हमको प्रमोट क्यों करना है स्टार्टअप, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, देखो सारी ये कहानी याद नहीं रखनी है, राम कथा याद नहीं रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वही। टू प्रोवाइड एडिकेट असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स, सारे ही जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मतलब एडिक्वेट असिस्टेंस कैसे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना उनके इनिशियल स्टेजेस पे, जिससे कि वो आगे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। दूसरा, अवेयरनेस क्रिएट करना हमारे यूथ में क्यों, क्योंकि भाई हम यूथ ही तो हैं, आज हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, तो यूथ ही तो है जो इन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब टेक्नो फ्रेंडली है, और उसको अकल है, वो अवेयर है मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें उनको बताना, और उनको बताना कि भाई सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड प्रेस्टीज अटैच्ड इन बीइंग एक्नॉलेज्ड एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप बनते हो तो क्या आपको इज्जत मिलेगी, क्या अचीव कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, जिससे कि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो। फिर एक कल्चर बनाना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट हों, एक उनका माइंडसेट डेवलप करना टुवर्ड्स इनिशिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट, जिससे कि वो नए नए आइडियाज़ सोचें। फिर हमको क्या करना है, एजुकेटेड यूथ को और इकट्ठा करना है अलग अलग फील्ड से, कोई सी भी फील्ड हो सकती है, लाइक मेडिकल फील्ड से और टेक्निकल फील्ड से, इलेक्ट्रिकल फील्ड से, बायोमेडिकल हो गया, आपका साइंस हो गया, बहुत सारी अलग अलग फील्ड से, उन सबको इकट्ठा करना, उनको समझाना कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल, प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल करियर ऑप्शन है। किसी के अंडर
काम नहीं करना पड़ेगा, तुमको खुद से कमाओ और लोगों को रोज़गार दो, ठीक है, बढ़िया काम करो। फिर लास्टली, टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एट ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल से हमको एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट करना है, उनको फ़ायदे पहुंचाने हैं सब तक, हमारे बैकवर्ड और लोअर सेक्शंस तक हमको फाइनेंशियल मतलब जितनी भी असिस्टेंस है वो पहुंचानी है। साथ ही साथ हमको एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट करना है हमारी कंट्री में। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जितने भी मैंने टर्म्स हाईलाइट करे हैं सिर्फ इनको माइंड में रखो, उन्हीं से अपने पॉइंट्स बना लो। ये तो मैंने 5 पॉइंट्स हैं, इनसे आप 10 पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट एंड प्रमोट स्टार्टअप्स, ठीक है। स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सरकार क्या कर रही है। अब देखो, क्योंकि ये सरकार का ही इनिशिएटिव था स्टार्टअप इंडिया, तो ऑब्वियसली सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी ही ना ये सब करने के लिए। तो सरकार बेसिकली क्या कर रही है, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। बेसिकली उसने क्या किया है, यहाँ पे आप ये समझ लो, जितना भी प्रोसीजर है ना उसको बहुत हल्का कर दिया है, बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया है, ज़्यादा प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है, क्लियरेंस, अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन, ये सब जो चीज़ें होती है ना बहुत बढ़िया कर दिया, मतलब ईजी कर दिया। लोगों को ज़्यादा भागा दौड़िया पेपर वर्क में ना उलझना पड़े, फटाफट हो जाए। ज़्यादा इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा। इंस्पेक्शन किस चीज़ का, लेबर लॉस के रिगार्डिंग अप टू 3 ईयर्स, 3 ईयर्स हो गए हैं, 2010 में लॉन्च हुआ, 2013 तक कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा लेबर लॉस का। स्टार्टअप इंडिया हब बनाया गया है जिससे कि लोग नॉलेज को एक्सचेंज कर सकें और आगे मोटिवेट हो, प्रमोट हो, अवेयरनेस फंड हो, अवेयरनेस वगैरह क्रिएट हो। लीगल सपोर्ट कैसे दिया जा रहा है, लीगल सपोर्ट बेसिकली देखो, प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड डिजाइंस ऑफ स्टार्टअप्स। अब आपको कोई स्टार्टअप है, यानी कि कोई आपका नया आइडिया है, इनोवेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड नया प्रोडक्ट आपने सोचा कि ऐसे ऐसे बनाते हैं, लोगों तक ये पहुंचाएंगे, तो उस पर जल्दी से जल्दी आप पेटेंट ले सको, मतलब कॉपीराइट अपना ले सको, जिससे कि आपका आइडिया लीक ना हो जाए या कोई और अपना पेटेंट ना करवा ले। तो इसके लिए फटाफट सारा काम हो, लीगल सपोर्ट बहुत ज़्यादा दिया है सरकार ने और देती है। ईजी एग्जिट आपके लिए है, मतलब आसानी से आप निकल सकते हो। टैक्स एग्जेम्पशन में क्या है, आपको टैक्स से छूट मिलेगी, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 सालों तक आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना है। ऑन ऑब्टेनिंग द इंटर मिनिस्ट्रियल सर्टिफिकेशन, अगर आप इंटर मिनिस्ट्रियल सर्टिफिकेशन ऑब्टेन कर लेते हो तो आपको 3 साल तक अपनी इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। एंड कैन गेन कैपिटल गेन टैक्स एंड कैन गेन कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, और फर्स्ट 3 ईयर्स तक आपको कैपिटल गेन टैक्स से भी छूट मिलेगी। तो इनकम टैक्स से भी छूट मिलेगी, कैपिटल गेन टैक्स से भी छूट मिलेगी। तो ये सारी फ़ायदे हैं जिससे कि क्या हो रहा है, और लोग प्रमोट हो रहे हैं कि भाई इतने सारे फ़ायदे दे रही है सरकार, तो हम भी क्या करते हैं, स्टार्टअप्स को और बढ़ाते हैं, तो इससे स्टार्टअप्स हमारे प्रमोट होंगे। अब क्या है, लास्ट हमारा टॉपिक है आज का, वेज टू फंड स्टार्टअप। हम किस किस तरीके से स्टार्टअप को फंड कर सकते हैं, पैसा कहाँ से ला सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ईजीएस्ट, बूट स्ट्रैपिंग इज बेसिकली सेल्फ फंडिंग, खुद से खर्चा करना, खुद ही अपना फंड जुगाड़ करना, भले मतलब और किसी से एक्सटर्नल हेल्प नहीं मांगनी है, एक्सटर्नल कैपिटल नहीं मांगनी है, कहीं से उधार नहीं लेना, कुछ नहीं करना है, खुद ही करना है जो भी करना है। तो बूट स्ट्रैपिंग ये होता है। फिर आता है वेंचर कैपिटल क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी मतलब आप ये कह लो, ये उस तरीके की फर्म्स होती हैं जो कि रिस्क लेती हैं और आपके स्मॉल और अर्ली स्टेज और इमर्जिंग फर्म्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। उन्हें लगता है क्योंकि आपकी जो फर्म है ना, आपका जो स्टार्टअप है, उसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का, आगे ज़्यादा बढ़ने का, तो वो क्या करेंगी, उसमें प्राइवेट इक्विटी मतलब एक तरह से अपनी हिस्सेदारी ले लेंगी। एक होता है एंजल इन्वेस्टर, ये भी यही है। एंजल इन्वेस्टर पर इकलौता बंदा है, एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है। अगर यहीं बात हो पूरी ग्रुप की, एक फर्म आपके स्टार्टअप में हिस्सा लेना चाहती है तो वो हो जाएगा वेंचर कैपिटल। यहीं अगर एक बंदा आपके स्टार्टअप में हिस्सा लेना चाहता है, दैट इज योर एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम से हैं, पर बस ये फ़र्क है, ये ग्रुप की बात हो रही है और एंजल इन्वेस्टर, एंजल मतलब एक एंजल आया, फरिश्ता तो वो आपको फंड करेगा, तो आपके लिए तो फरिश्ता ही है, एंजल ही है, तो वो आपका एक बंदा एंजल इन्वेस्टर हो गया। फिर हमारे पास आता है फंडिंग फ्रॉम बैंक्स। बैंक से हम फंड ले सकते हैं। बैंक्स अलग अलग तरीके के लोन्स देती हैं, छोटे छोटे लोन्स देती हैं, माइक्रो लोन्स जिसे हम कहते हैं। आप आगे जाके पढ़ोगे शायद, इस चैप्टर में है या नहीं मुझे याद नहीं। तो माइक्रो लोन्स, छोटे छोटे लोन्स भी देती हैं और कम इंटरेस्ट रेट पे। ये हो गया गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट की स्कीम है तो गवर्नमेंट तो सपोर्ट करेगी। तो उसने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लाए हैं, जिनमें से एक है PMMY की फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें कि आपको 3 तरीके के लोन्स मिलते हैं। जैसे कि आपकी 3 कैटेगरीज बेसिकली बना रखे हैं, एक है शिशु, एक है किशोर और एक है तरुण। ठीक है, शिशु में आपका मिलता है 1 लाख तक का, नहीं 50,000 तक का लोन। इसमें आपको मिलता है 50,000 से 5 लाख तक का लोन, और यहाँ पे मिलता है 5 लाख से 10 लाख तक का लोन। तो ये आपकी 3 कैटेगरीज है इस मुद्रा योजना में। अब ये जो मुद्रा है ना, यहाँ पे ये इसकी भी ना एक फुल फॉर्म होती है MUDRA, लिख के देखना, ये आपका होमवर्क है। आपको कमेंट में लिख के बताना है इस मुद्रा की मतलब बेसिक नॉलेज बतानी है कि मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है, कब लॉन्च की गई थी, और क्या क्या इसमें बेसिक चीज़ें मतलब प्रोवाइड की जाती हैं, किस किस तरीके से लोन वगैरह। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। लास्ट हमारे पास आता है स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स। स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं? ये काइंड ऑफ इनक्यूबेटर्स होते हैं। इनक्यूबेटर्स देखो, एक फिक्स टर्म ग्रुप बेस्ड प्रोग्राम है, मतलब प्रोग्राम होता है जिसमें हमको नॉलेज, एंटरप्रेन्योर्स को नॉलेज दी जाती है नए नए आइडियाज़ के बारे में, नए नए इनोवेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, बहुत सारी मेंटोरशिप, एजुकेशनल कंपोनेंट्स हो गए आपके, सीड इन्वेस्टमेंट। सीड मतलब बीज। अभी आपका स्टार्टअप क्या है? बीज ही तो है, छोटा ही तो है, तो उसमें कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ से फंड्स लाएँ, बहुत सारी चीज़ें, कनेक्शंस कैसे बनाएं, और आपको डेमो दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मतलब एक तरह से आपको ज्ञान देना, नॉलेज के रूप में सपोर्ट करना, एक पूरा प्रोग्राम होता है। तो ये स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स होते हैं। तो ये सारे वेज हैं टू फंड योर स्टार्टअप। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है, और हमने पढ़ लिए हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स, काफ़ी सारे मतलब ये जो हमारे 3 टॉपिक्स थे ना शुरुआत के, ये वाले, ये हमने पढ़ लिया है यहाँ तक, स्टार्टअप इंडिया स्कीम एंड वेज टू फंड स्टार्टअप। अब इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसी के साथ आपका ये वीडियो एंड होता है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो प्लीज़ 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 डू गिव इट अ लाइक, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करना। एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।